नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम पॉलिटी विषय में संसद विषय हमारा चल रहा था और संसद में हमने राज्यसभा और लोकसभा के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी थी वो प्राप्त कर ली थी। लोकसभा पहले राज्यसभा पढ़ा था, उसके बाद में हमने लोकसभा पढ़ा था। जहाँ तक मुझे याद है, पिछली क्लास का जो अंतिम टॉपिक चल रहा था लोकसभा का, वहाँ हमने देखा था अनुच्छेद 100 के बारे में बात चल रही थी। गणपूर्ति, लोकसभा में गणपूर्ति के बारे में हमने पढ़ा था। संसद में कोई भी व्यक्ति संसद में मतदान और गणपूर्ति जो विषय था वो हमने देखा था। आज हम आगे बढ़ते हैं संसद में और जो संसदीय प्रक्रिया है उसको देखते हैं। संसदीय प्रक्रिया के नियम देखते हैं, किस प्रकार से संसदीय प्रक्रिया के नियम। उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, तो महत्वपूर्ण तथ्य अगर देखें तो सबसे पहले भारत में जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? चुनाव आयोग का गठन हुआ ये 25 जनवरी 1950 को। भारत में चुनाव आयोग का गठन, निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था कब? 1950 को। 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। प्रथम जो चुनाव आयुक्त थे, प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे? सुकुमार सेन बने थे। सुकुमार सेन बने और इसके माध्यम से भारत में पहली बार आम चुनाव हुए। प्रथम आम चुनाव, पहली बार आम चुनाव यानी प्रथम लोकसभा के जो चुनाव हुए वो कब हुए? तो अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक भारत में पहली लोकसभा के चुनाव हुए थे। अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक। पहली लोकसभा में मात्र वही जो प्रथम लोकसभा थी उसमें मात्र 17.3 करोड़ मतदाता थे। कितने मतदाता थे? 17.3 करोड़ मतदाता। और प्रथम जो लोकसभा थी, इसमें लोकसभा की जो सीटें थी वो कुल कितनी थी? 489 सीटें थी। कितनी सीटें थी? 489 सीटें थी। और प्रथम लोकसभा में जो कांग्रेस को सीटें मिली वो कितनी मिली? 364 सीटें मिली थी। 389 में से 364 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई, यानी कह सकते हैं 45% वोट मिले कांग्रेस को। और इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे दूसरे नंबर पर निर्दलीय रहे थे भाई, 37 सीटें मिली थी। किसको? निर्दलीयों को। और नंबर 3 पर फिर जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसको मिला था 16। और कांग्रेस की का जो चुनाव चिन्ह था वो था 2 बैलों की जोड़ी। 2 बैलों की जोड़ी। प्रथम जो लोकसभा चुनाव हुए थे, आम चुनाव, उसमें कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था ये। और इसमें कांग्रेस का नारा भी था, कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। ये नारा काफ़ी ज़्यादा चला था भाई। तो प्रथम लोकसभा के बारे में कुछ प्रमुख बातें हैं जो ध्यान में रखेंगे। पूरे भारतवर्ष में इतने मतदाता थे, कुल 489 सीटों पर मतदान हुआ। कांग्रेस को 364 सीटें मिली, 45% वोट मिले। और दूसरे नंबर पर निर्दलीय रहे, 37 सीटें मिली थी इनको। और भाजपा को 16 सीटें मिली थी। और कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह था 2 बैलों की जोड़ी। और भाजपा को, ये कांग्रेस का जो नारा था वो क्या था? कांग्रेस को वोट दो। उसके बाद में जो वर्तमान में जो लोकसभा है, वर्तमान में 17वीं लोकसभा, वर्तमान में कौन सी लोकसभा है भाई? 17वीं लोकसभा। वर्तमान में 17वीं लोकसभा है, 17वीं लोकसभा। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिड़ला। अध्यक्ष कौन है भाई? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं भाई भारत के। 17वीं लोकसभा चल रही है वर्तमान में। तो 17वीं लोकसभा
का नेतृत्व कर रहे हैं कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। 17वीं लोकसभा में कुल कितना मतदान हुआ? कुल जो मतदान हुआ वो ध्यान रखेंगे 67.11%। इसमें कुल कितनी महिलाएं चुनकर आई? तो कुल महिलाएं 78। कितनी महिलाएं हैं भाई? 78 महिलाएं। 14.36% प्रतिनिधित्व रहा है महिलाओं का 17वीं लोकसभा में। अभी तक सबसे ज़्यादा है, पहली बार 78 महिलाएं 17वीं लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। 17वीं लोकसभा में जो चुनाव हुए वो 7 चरणों में हुए थे। कितने चरणों में? 7 चरणों में। और इसमें सर्वाधिक जो सीटें प्राप्त हुई वो भारतीय जनता पार्टी को। सर्वाधिक सीटें किसको मिली? भारतीय जनता पार्टी को। 303 सीटें। कितनी सीटें? 303। और बीजेपी जो गठबंधन था, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसको जो सीटें मिली वो 355 सीटें मिली। नंबर 2 पर आप ध्यान रखेंगे जो सीटें मिली वो कांग्रेस को मिली। कांग्रेस को मात्र 52 सीटों से संतोष करना पड़ा। और कांग्रेस जो गठबंधन है उसको 91 सीटें मिली। कितनी? 91। और उसके बाद में जो डीएमके है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, उसको 23 सीटें प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से आप 17वीं लोकसभा में कुछ प्रमुख बातें हैं जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। कुल कितना मतदान हुआ? 67.11% मतदान हुआ। कुल महिलाएं कितनी चुनकर आई? 78 महिलाएं चुनकर आई। कुल 7 चरणों में चुनाव हुआ। 542 सीटों पर चुनाव हुआ था। एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ था, तमिलनाडु की वेलोर सीट से चुनाव नहीं हुआ था भाई। सबसे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, 303 सीटें। इसके अलावा और बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है उस गठबंधन को 355 सीटें प्राप्त हुई। कांग्रेस को 52 सीटें। कांग्रेस गठबंधन था यूपीए, उसको 91 सीटें मिली। डीएमके को 23 सीटें मिली। तो ये कुछ प्रमुख बातें ध्यान में रखेंगे। 17वीं लोकसभा में कुल जो मतदाता थे वो 90 करोड़। कितने थे भाई? 90 करोड़। पहली में 17.3 करोड़ थे और इसमें कितने मतदाता हो गए? 90 करोड़ मतदाता हो गए। और सबसे युवा सदस्य, लोकसभा सदस्य के रूप में चंद्राणी मुर्मू, ये बीजू जनता दल उड़ीसा में जो पार्टी चलती है नवीन पटनायक साहब की, उनकी पार्टी से निर्वाचित होकर आई, क्योंझर सीट उड़ीसा से। तो 25 वर्ष 11 माह की आयु में ये 17वीं लोकसभा में सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई चंद्राणी मुर्मू। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुल 90 करोड़ मतदाता, और ये कुछ प्रमुख बातें आप ध्यान में रखेंगे। आप ध्यान दें, सबसे ज़्यादा जो मतदाता, सर्वाधिक मतदाता वाली सीट वाला निर्वाचन क्षेत्र, सबसे ज़्यादा वोटों वाला जो निर्वाचन क्षेत्र हो मल्काजगिरी तेलंगाना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है अभी? तेलंगाना में। सबसे ज़्यादा वोट यहाँ पर इस सीट पर, और सबसे न्यूनतम मतदाता वाला निर्वाचन क्षेत्र ये लक्षद्वीप। कौन सा रहा? लक्षद्वीप। बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ये है भाई लद्दाख। कौन सा हो गया? लद्दाख हो गया वर्तमान में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा तो ये दिल्ली का चांदनी चौक है। चांदनी चौक। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कुछ प्रमुख बातें। सबसे ज़्यादा वोटों से, जो सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम भी ध्यान रखें। सर्वाधिक वोटों से जो जीत हुई, सर्वाधिक वोटों से जो विजयी हुए वो कौन थे? CR पाटिल। ये गुजरात की नवसारी सीट थी। नवसारी गुजरात सीट से CR पाटिल जीते थे। 6,00,00
89,668 वोटों से इनकी क्या हुई भाई, विजय हुई थी। तो ये कुछ प्रमुख फैक्ट हैं, कुछ प्रमुख बातें हैं जो आपके ध्यान में रहनी चाहिए। सबसे ज़्यादा मतदाता वाला क्षेत्र रहा कौन सा, मल्काजगिरी। सबसे कम मतदाता लक्षद्वीप में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख, सबसे छोटा चांदनी चौक। सबसे ज़्यादा वोटों से विजयी रहने वाले जो व्यक्ति हैं CR पाटिल, गुजरात की नवसारी सीट से 6,89,688 वोट 668 वोटों से क्या हुए, विजयी हुए। और राजस्थान से आपको पता है भाई, राजस्थान से कुल कितने सदस्य जाते हैं, 25। राजस्थान से 25 सदस्य, और ये 25 की 25 सदस्य किसके गए भाई, भारतीय जनता पार्टी से। राजस्थान से 25 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के ही सारे के सारे सदस्य निर्वाचित हुए। और इन 25 सदस्यों में 3 महिलाएं, कितनी महिलाएं थी, 3 महिलाएं। 25 सदस्यों में कुल कितनी महिलाएं, 3 महिलाएं। कौन कौन थी भाई, जसकौर मीणा, जसकौर मीणा ये दौसा से सांसद हैं। कहाँ से, दौसा से। इसके अलावा और बात करें तो दिया कुमारी राजसमंद से, दिया कुमारी कहाँ से, राजसमंद से। और रंजीता कोहली, रंजीता कोहली ये भरतपुर से। तो राजस्थान से वर्तमान में 3 लोकसभा सदस्य हैं महिलाएं, 25 में से 3 महिलाएं हैं जो राजस्थान से प्रतिनिधित्व कर रही हैं लोकसभा में। ये आपको ध्यान में रखना है कौन कौन है, तो ये आपके सामने है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं, कुछ प्रमुख फैक्ट हैं जो आपके ध्यान में रहने चाहिए लोकसभा से संबंधित बातों में। उसके बाद में आप ध्यान रखें भाई, जो संसद भवन है उसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। संसद भवन पुराना अब नया बन रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो संसद भवन जो प्राचीन है वो कहाँ पर, दिल्ली में। कहाँ पर है भाई, दिल्ली में। संसद भवन दिल्ली में। और इसका जो वास्तुकार था, डिजाइनर था, वो कौन था, एडविन लुटियंस। और इसका सहयोगी था हर्बर्ट बेकर। और जो संसद भवन है पुराने वाला वो वर्ताकार है भाई। कैसा है, विशालकाय वर्ताकार भवन है एक। और इसका जो कहने का मतलब इसकी नींव रखी गई वो कब रखी गई, तो ये 12 फरवरी 1921 को किसके द्वारा रखी गई, ड्यूक ऑफ कनॉट, ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा, ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा जो दिल्ली में संसद भवन है उसकी नींव रखी गई थी 12 फरवरी 1921 को। और इसको बनने में जो समय लगा 6 वर्ष, बनने में लगा समय कितना, 6 वर्ष। और इसका उद्घाटन कब किया गया, तो 1927 में, 18 जनवरी 1927 को, 18 जनवरी 1927 को उद्घाटन किया किसने, लॉर्ड इरविन ने, लॉर्ड इरविन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और ये कुल वही 6 एकड़ में फैला हुआ है। कितने एकड़ में, 6 एकड़ में फैला हुआ है। और इसमें 144 स्तंभ हैं और 12 क्या हैं, द्वार हैं। और इसको बनाने में जो खर्चा आया वो कितना आया, 83 लाख। कितना खर्चा आया भाई, 83 लाख। ये पुराना संसद भवन है दिल्ली में जिसका वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर रहे। और ये एक विशालकाय वर्ताकार भवन के रूप में दिखाई देता है आपको। 12 द्वार हैं इसके। इसकी नींव 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट जो महामहिम थे उनके द्वारा रखी गई थी। बनने में इसको 6 वर्ष का समय लगा। इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया जो तत्कालीन समय में भारत के गवर्नर जनरल यानी वायसराय थे। 6 एकड़ में फैला हुआ संसद भवन, 144 स्तंभ हैं, 12 द्वार हमने देख लिए और 83 लाख इसको बनाने में कुल क्या आया, खर्चा आया था भाई। और वर्तमान में सेंट्रल
विस्टा प्रोजेक्ट के तहत सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण किया जा रहा है। इसका उद्घाटन करने वाले हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को, ऐसी संभावना है। लेकिन वर्तमान में ध्यान रखें आप, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। तो ये संसद भवन के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। उसके बाद में बात करें, हमारा एक विषय रह गया था भाई लोकसभा में आरक्षण, वो भी यहाँ पर आप देख लें। लोकसभा में जो सीटों का आरक्षण है, लोकसभा में सीटों का आरक्षण, तो संसद में आप यहाँ देख लें लोकसभा में जो सीटों का आरक्षण है, इसका जो प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में किया गया है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में सीटों में आरक्षण, सीटों में क्या है भाई, आरक्षण है। किसको? अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी को। एससी के लिए 84 सीटें, एसटी के लिए 47 सीटें क्या है भाई, आरक्षित हैं। पूरे भारतवर्ष में एससी की 84 सीटें, एसटी की 47 सीटें क्या हैं, आरक्षित हैं। यानी जो ये सीटें हैं, इनसे इन्हीं समुदाय के व्यक्ति निर्वाचित हो सकते हैं, अन्य को कोई स्थान नहीं मिलता है। बात करें राजस्थान की, राजस्थान, तो राजस्थान से एससी की 4 सीट और एसटी की 3 सीट, ये क्या है भाई, आरक्षित हैं। क्या है, आरक्षित हैं। तो बीच में ये बात भी आप ध्यान में रख लेंगे। लोकसभा में सीटों का जो आरक्षण है उसके अंतर्गत एससी समुदाय को 84 सीटें, एसटी को 47 सीटें आरक्षित की गई हैं, आरक्षित रखी गई हैं इनके लिए। और राजस्थान से एससी की 4 और एसटी की 3 सीटें आरक्षित हैं, जो आपके ध्यान में रहनी चाहिए। इस प्रकार से कुछ प्रारंभिक बातें हैं जो आपके ध्यान में रहनी चाहिए भाई। उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं भाई संसदीय प्रक्रिया। संसदीय प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया के नियम, संसदीय प्रक्रिया के नियम के बारे में अनुच्छेद 118 में है। अनुच्छेद 118 संसदीय प्रक्रिया के नियम का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 118 में किया गया है। और इसके भी 3-4 पार्ट हैं अनुच्छेद 118 के। अनुच्छेद 118 1 है, उसमें ये बताया गया है कि संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन संसद के दोनों सदन अपने कार्यों के संचालन के लिए कार्य प्रक्रिया के नियम, ये प्रक्रिया नियम बना सकते हैं। कार्य संचालन के लिए क्या करेंगे? प्रक्रिया के नियम बनाएंगे। यानी संसद के दोनों सदन अपने कार्यों का संचालन करने के लिए कार्य प्रक्रिया के नियम बनाएंगे, तय करेंगे। अनुच्छेद 118 में ये बात कही गई है। उसके बाद में अनुच्छेद 118(2) में कोई विशेष बात नहीं है कि जब तक कार्य प्रक्रिया के नियम नहीं बना लिए जाते, नहीं बनाए जाते, तब तक पहले के नियमों से संसदीय प्रक्रिया, जो संसदीय कार्रवाई है उसका क्या किया जाएगा? संचालन किया जाएगा। जो डोमिनियन में तय थी उसके अंतर्गत जो पहले के नियम थे उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कार्रवाई संचालित होती थी उसी प्रकार से कार्रवाई संचालित होती रहेगी जब तक ये प्रक्रिया के नियम नहीं बना लिए जाते। उसके बाद में अनुच्छेद 118 जो 3rd है उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति
इन दोनों से विचार विमर्श करके संयुक्त बैठक के संदर्भ में कुछ प्रक्रिया के नियम बना सकता है, प्रक्रिया नियम बनाएगा। कौन? राष्ट्रपति। कौन बनाएगा भाई? ये राष्ट्रपति बनाएगा। ध्यान रखना है, अनुच्छेद 118(3) में संसदीय प्रक्रिया की बात के अंतर्गत ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति से संचार या विचार करके संयुक्त बैठक के संदर्भ में प्रक्रिया नियम बनाएगा। और उसके बाद में अनुच्छेद 118(4) का जो सब क्लोज 4 है, अनुच्छेद 118(4) में जो बात कही गई है वो ये है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन उसकी अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा और लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा। लोकसभा उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा। और ये अगर लोकसभा उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हैं, इसका भी पद क्या है? रिक्त है। रिक्त हो तो पैनल में से किसी व्यक्ति द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। ये राष्ट्रपति तय करेगा। अध्यक्षता कौन करेगा? ये तय करने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो कह सकते हैं संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर वो नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष करेगा, और वो भी अगर नहीं है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति तय करेगा और पैनल में से किसी व्यक्ति को अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी प्रदान करेंगे राष्ट्रपति जी। तो ये है आपकी संसदीय प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 118 में ये कुछ प्रमुख बात है भाई इससे संबंधित जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। संयुक्त अधिवेशन में अगर कोई विधेयक लाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति, अध्यक्षता करता है अनुच्छेद 118 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष। और इसमें अगर कोई विधेयक लाया जाता है, संसद के दोनों सदन मिलकर वही जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक होती है एक तरह से, तो इसमें कोई विधेयक लाया जाता है तो उपस्थित और मतदान करने वालों उपस्थित व मतदान करने वालों के बहुमत से पारित होगा। उपस्थित व मतदान करने वालों के बहुमत से वह विधेयक क्या माना जाएगा? पारित माना जाएगा। तो ये प्रक्रिया भी ध्यान रखें। संयुक्त अधिवेशन में, संयुक्त बैठक में अगर कोई विधेयक लाया जाता है तो किस प्रक्रिया के तहत पारित होता है? तो जो उपस्थित हैं और जो मतदान करते हैं उनके बहुमत से पारित विधेयक की फिर आगे जाकर किसका रूप धारण करेगा? कानून का रूप धारण करेगा। ये प्रक्रिया आपके ध्यान में रहनी चाहिए। उसके बाद में संसद की जो भाषा है, संसद की भाषा क्या होगी? संसद की भाषा, संसद के कामकाज की भाषा, संसद के कामकाज की भाषा क्या होगी या संसद की भाषा क्या होगी? तो इसका उल्लेख है भाई अनुच्छेद 120 में। अनुच्छेद 120 में संसद के कामकाज की भाषा क्या होगी? तो संसद की कामकाज की जो भाषा होगी वो होगी, संसद में जो काम होगा हिंदी या अंग्रेजी में, हिंदी या अंग्रेजी में होगा। स्पष्ट लिखा हुआ है अनुच्छेद 120 में कि संसद के कामकाज की भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी। और इसमें चाहे तो लोकसभा अध्यक्ष और चाहे राज्यसभा सभापति किसी सदस्य को
उसकी मातृभाषा में, किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकते हैं, अनुमति दे सकते हैं। अनुच्छेद 120(1) में ये बात कही गई है। अनुच्छेद 120(1) में ये बात है कि लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में संबोधित करने की अनुज्ञा या अनुमति दे सकते हैं। बाकी जो कामकाज की भाषा होगी वो हिंदी और अंग्रेजी होगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 में ये प्रावधान किया गया है। तो मेरे ख्याल से आपको इन बातों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में संसदीय समितियां देख लेते हैं। भाई संसद की कौन कौन सी समितियां हैं, पहले वो देखते हैं हम। संसदीय समितियां, संसदीय समितियां तो संसदीय समितियां, इनका जो गठन, संसदीय समितियां इनका गठन किया जाता है संसद के कामकाज को, संसद के कामकाज को सरल बनाने हेतु, सरल बनाने हेतु इनका गठन क्यों किया जाता है कि संसद के कामकाज को इनके माध्यम से काफ़ी आसान, सुगम या सरल बना दिया जाता है। जो संसदीय समितियां हैं वो आप 3 प्रकार से ध्यान रखें भाई। एक तो होती है स्थायी समिति या वित्तीय समिति कहें आप, वित्तीय समितियां, वित्तीय समितियां, वित्तीय समितियां, इसको आप स्थायी समिति के रूप में भी, स्थायी समितियां भी कह सकते हैं। प्रमुख रूप से 3 पढ़ेंगे हम, वित्तीय समितियां, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति। सार्वजनिक उपक्रम या उद्यम समिति एक ही बात है। दूसरी विभागीय समितियां, विभागीय समितियां, और तीसरी है संयुक्त संसदीय समिति, अस्थायी समिति होती है। इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। संसदीय समितियों के अंतर्गत इनका गठन सरकार के कामकाज को सरल बनाने के लिए किया जाता है। वित्तीय समितियां, इनको स्थायी समितियों के तौर पर भी जाना जाता है। दूसरा प्रकार होता है विभागीय समितियों का, ये विभाग की समितियां होती हैं। और एक होती है संयुक्त संसदीय समिति, जिसको आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कह सकते हैं, जेपीसी के नाम से जाना जाता है। संसदीय समितियों की बात करें तो वित्तीय समितियों में सबसे पहले हम लेते हैं भाई नंबर 1 पर लोक लेखा समिति। वित्तीय समितियां या स्थायी समितियां पढ़ते हैं लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति तो ये सबसे प्राचीन स्थायी समिति है। सबसे प्राचीन क्या है भाई, ये स्थायी समिति है। कौन सी? लोक लेखा समिति। इसका प्रावधान हमने इंग्लैंड देश से ग्रहण किया है। सबसे प्राचीन स्थायी समिति है और वित्तीय समिति है। इसका जो गठन हुआ 1919 के अधिनियम, गठन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत 1921 में। लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में हुआ था और ये सदन की या संसद की सबसे प्राचीन और स्थायी समिति मानी जाती है। इसमें इसकी जो संरचना है भाई, संरचना में आप देखेंगे इसमें कुल 22 सदस्य शामिल होते हैं। कितने सदस्य? 22 सदस्य शामिल होते हैं। 22 सदस्यों में से 15 तो आते हैं लोकसभा से। कहाँ से? लोकसभा। और 7 कहाँ से आते हैं? राज्यसभा से। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो 1967 से हमेशा विपक्षी पार्टी का कोई नेता होता है। विपक्षी दल का कोई नेता, विपक्षी दल का कोई नेता या कह सकते हैं
जो विपक्ष का नेता होता है अमूमन वही लोक लेखा समिति का क्या होता है भाई, अध्यक्ष होता है। विपक्षी दल का कोई नेता। ये व्यवस्था कब से शुरू हुई? 1967 में। 1967 में मीनू मसानी विपक्षी दल के नेता बने थे और तब से यह एक परंपरा चल पड़ी कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा वो विपक्षी पार्टी से होगा। तो वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी, लोक लेखा समिति के जो भारत में अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। संगठन आपने देख लिया, कुल 22 सदस्य होते हैं। और ध्यान रखेंगे भाई, विशेष बात यह है, मोस्ट स्थायी समितियां वित्तीय समितियों की विशेष बात यह है कि इनमें मंत्रिमंडल का मंत्री परिषद का कोई मंत्री शामिल नहीं होता है। कोई मंत्री शामिल नहीं होता है। कोई मंत्री शामिल नहीं होता है, ये इनकी विशेषता है। और इनका जो कार्यकाल होता है अमूमन 1 वर्ष का होता है। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति का कार्यकाल अमूमन कितने वर्ष का? 1 वर्ष का होता है। मंत्रिमंडल का कोई मंत्री शामिल नहीं होता है। विपक्षी दल का कोई नेता लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। 1967 से परंपरा चल रही है। वर्तमान में अधीर रंजन चौधरी इसके अध्यक्ष हैं। कुल 22 सदस्य होते हैं, जो 15 लोकसभा से आएंगे, 7 राज्यसभा से आते हैं। गठन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत 1921 में हुआ। संसद की सबसे प्राचीन और सबसे पुरानी स्थायी समिति के रूप में लोक लेखा समिति जानी जाती है। और इसको लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है किसको? लोक लेखा समिति को। ये बात भी आप ध्यान में रखें। लोक लेखा समिति के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो प्रमुख कार्य ध्यान रखेंगे भी, भारत सरकार के लेखों के संदर्भ में, भारत सरकार के लेखों के संदर्भ में जो भारत सरकार के लेखों के संदर्भ में भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है CAG की रिपोर्ट की जांच करती है। लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य यह है कि भारत सरकार के लेखों के संदर्भ में CAG द्वारा सौंपी गई जो रिपोर्ट है उसकी जांच करने का काम लोक लेखा समिति करती है। और इसके अलावा भारत सरकार के वार्षिक लेखों की क्या करती है? जांच करती है। भारत सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करती है लोक लेखा समिति। और जो विनियोग लेख हैं, आय या कोई भी मान लीजिए निगम कंपनी बोर्ड इनके आय व्यय का क्या करती है भाई? आकलन करती है, परीक्षण करती है। कौन सी समिति? लोक लेखा समिति। और जो विभाग होते हैं सरकारी विभागों के जो व्यय होते हैं, सरकारी विभागों के जो भी व्यय होते हैं उसका इसके द्वारा क्या किया जाता है? परीक्षण किया जाता है। तो मुख्य रूप से आप ये 2 बातें ध्यान रखें। भारत सरकार के लेखों के संदर्भ में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। भारत सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करती है। विनियोग लेख, निगम, कंपनी, बोर्ड आदि के जो आय व्यय होता है उसका आकलन भी लोक लेखा समिति के द्वारा ही किया जाता है। तो पहली वित्तीय समिति या स्थायी समिति हमने देखी। उसके बाद में दूसरी जो समिति आती है वो आती है प्राक्कलन समिति। कौन सी समिति? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन यानी आकलन करने का ही काम है इसका। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी
स्थायी समितियों में सबसे बड़ी संसदीय समिति है। संसदीय समिति, स्थायी समितियों में सबसे बड़ी संसदीय समिति मानी जाती है प्राक्कलन समिति, और ये भी एक वित्तीय समिति है और प्राचीन समिति है। प्राचीन समितियों में ये भी दूसरे नंबर पर है। संसद की दूसरी प्राचीन समिति है। इसका जो गठन हुआ था एक बार की 1951 में हुआ था, ये 1921 में हुआ था सॉरी, लेकिन 1950 में फिर भारत के वित्त मंत्री थे जॉन मथाई। जॉन मथाई किस सिफारिश पर? जॉन मथाई किस सिफारिश पर 1950 में प्राक्कलन समिति का क्या किया गया भाई? गठन किया गया। और इसका कार्यकाल भी कितना होता है? 1 वर्ष। कार्यकाल 1 वर्ष होता है और इसमें भी कोई मंत्री शामिल नहीं होता। कोई मंत्री शामिल नहीं होता। कोई मंत्री शामिल नहीं होता है, ये विशेष बात है। और बात करें प्राक्कलन समिति की तो इसकी जो संरचना है, संरचना इसमें कुल 30 सदस्य शामिल होते हैं। 30 सदस्य, और 30 जो सदस्य होते हैं सभी कहाँ से आते हैं? लोकसभा से। सभी लोकसभा से। और इसका जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष वो किसके द्वारा चुना जाता है भाई? जो भारत का लोकसभा स्पीकर होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, स्पीकर द्वारा ये जो 30 सदस्य होते हैं सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व है जो प्रणाली है उसके आधार पर स्पीकर द्वारा सदस्यों में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में गिरीश भालचंद्र बापट। गिरीश भालचंद्र बापट वर्तमान में प्राक्कलन समिति के क्या है भाई? अध्यक्ष हैं। तो प्राक्कलन समिति संसद की जितनी जो संसदीय समितियां हैं उनमें सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इसके उपनाम भी हैं, जैसे अनुमान समिति, अनुमान समिति, या इसके अलावा आप कह सकते हैं स्थायी मितव्ययता समिति, स्थायी मितव्ययता समिति। संसद की प्राचीन समितियों में यह भी एक प्रमुख समिति है। 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर इसका गठन किया गया। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री शामिल नहीं होता है। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, सारे लोकसभा से आते हैं। अध्यक्ष का चुनाव स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष। सदस्यों में से वर्तमान में गिरीश भालचंद्र बापट इसके अध्यक्ष हैं। और इसका कार्य भी क्या होता है भाई? तो कार्य होता है कि वार्षिक अनुदानों की क्या करना? जांच करना। वार्षिक अनुदानों की जांच करना, बजट संबंधी जो बातें होती हैं उसकी जांच करती है। वही सरकारी आय व्यय जो होता है उसका आकलन करती है। मितव्ययता से संबंधित जांच करती है। कार्यकुशलता की जांच करती है। प्रशासनिक जो एकरूपता है, प्रशासनिक दृढ़ता है, उसको बनाए रखने की सुझाव दिए जाते हैं प्राक्कलन समिति के द्वारा। अतिरिक्त और पूरक अनुदानों पर चर्चा करना, ये इसका क्या है भाई? काम है किसका? प्राक्कलन समिति का। और उसके बाद में जो थर्ड नंबर 3 पर आती है समिति, वो है लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति। और लोक उपक्रम समिति इसका सार्वजनिक दूसरा नाम भी है भाई, सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक उद्यम समिति। सार्वजनिक उपक्रम समिति, तो लोक उपक्रम समिति या सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो ये भी भाई प्राचीन समितियों में एक समिति है, वित्तीय समिति है, स्थायी समिति है ये भी। और इसका जो गठन हुआ सबसे पहले
1964 में करसन मेनन समिति की सिफारिश पर। करसन मेनन समिति की सिफारिश पर 1964 में इसका गठन हुआ और इसका भी कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष। कार्यकाल 1 वर्ष होता है और इसमें भी मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री शामिल नहीं होता है, शामिल नहीं होता, कोई मंत्री शामिल नहीं होता है, विशेष बात है ये। और इसकी जो संरचना होती है वो संरचना जैसे लोक लेखा समिति की होती है वैसे ही होती है। 22 सदस्य होते हैं इसमें, 22 सदस्य, और 22 सदस्यों में 15 लोकसभा से और 7 कहाँ से आते हैं? राज्यसभा से। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर बारी बारी से अलग अलग ये सदस्य आते हैं भी। 22 सदस्य, कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, कोई मंत्री शामिल नहीं होता है। और इसकी जो अध्यक्षता है वो अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो स्पीकर द्वारा, स्पीकर द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोकसभा स्पीकर होता है वो नियुक्त करते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो प्रणाली है उसके आधार पर स्पीकर द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में मीनाक्षी लेखी, वर्तमान में इसकी जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? मीनाक्षी लेखी हैं। कोई विशेष बात नहीं है। बारी बारी से कहने का मतलब जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर 1 साल का ही तो कार्यकाल होता है, किसी को भी फिर अध्यक्ष नियुक्त कर देता है। 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से सदस्य इसमें शामिल होते हैं। कार्यकाल 1 साल का होता है। मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री इसमें शामिल नहीं होगा। और इसका भी जो कार्य है वो आपको ध्यान में रखना है। कार्य क्या है भाई? लोक उपक्रमों के संदर्भ में CAG के प्रतिवेदन की जांच करती, प्रतिवेदन की क्या करती है ये समिति? जांच करती है। भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता आदि चीज़ों की ये क्या करती है? जांच करती है। और सरकारी कंपनियों के लेखों के प्रतिवेदनों और उसके लेखों की क्या करती है? जांच करती है लोक उपक्रम समिति। ये इसके प्रमुख क्या हैं भाई? कार्य है। और कोई विशेष बात नहीं है। प्रशासनिक सुधार की सलाह देती है। इसके अलावा जो मितव्ययता है उसके लिए जोर देती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम खर्चा आय व्यय उसका आकलन भी किया जाता है इनके द्वारा। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं वित्तीय समितियों के बारे में, स्थायी समितियों के बारे में, जो आपको इनके बारे में ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में आगे हम नंबर 2 पर दूसरा पार्ट देख रहे हैं, विभागीय समितियाँ। दूसरा आता है कौन सा? विभागीय समितियाँ। विभागीय समितियों का पहली बार जो गठन किया गया था, इनका जो गठन किया गया प्रथम बार, सर्वप्रथम 1992-93 में किया गया था। और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे कौन? PV नरसिम्हा राव। 17 विभागीय समितियां गठित की थी उन्होंने। इन्होंने कितनी? 17 विभागीय समितियों का गठन किया था। विभागीय समितियों का गठन किया था किन्होंने? PV नरसिम्हा राव ने। 1992-93 में इनके द्वारा पहली बार 17 विभागीय समितियां गठित की गई थी। लेकिन वर्तमान में जो विभागीय समितियां हैं वो कितनी हैं? वर्तमान में विभागीय समितियां कितनी हैं? तो इनकी संख्या है 24। कितनी है भाई? 24। और वर्तमान में जो 24 विभागीय समितियां हैं इनमें जो 16 हैं, 16 जो विभागीय समितियां हैं इनके अध्यक्ष का चुनाव, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, 16 विभागीय समितियां होती हैं उसके लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इनके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। और इनमें से जो 8 हैं उसमें राज्यसभा सभापति द्वारा
क्या की जाती है, अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ये ध्यान रखेंगे। वर्तमान में 24 विभागीय समितियां, जिनमें से 16 में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्ति की जाती है और 8 में राज्यसभा सभापति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और इनमें जो सदस्य होते हैं, सदस्य संख्या प्रत्येक में सदस्य संख्या 31, कितनी है भाई, 31। किस प्रकार से है, तो 21 तो लोकसभा से, इसमें अध्यक्ष भी शामिल हो जाएगा, और 10 राज्यसभा से, 10 राज्यसभा से। इस प्रकार से कुल सदस्य कितने होते हैं, 31। 21 लोकसभा से, 21 में एक अध्यक्ष भी है और 10 राज्यसभा से। प्रत्येक विभागीय समिति में 31 सदस्य होते हैं और एक सदस्य या एक व्यक्ति एक से ज़्यादा समितियों में अध्यक्ष हो सकता है, ये सदस्य हो सकता है। समितियों में क्या हो सकता है, सदस्य हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे। एक व्यक्ति एक से ज़्यादा समितियों में क्या हो सकता है, अध्यक्ष हो सकता है। और ये स्थायी समिति नहीं है भाई, ये ध्यान रखेंगे। इनमें भी मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री शामिल नहीं होता है, कोई मंत्री शामिल नहीं होता है। और इनका कार्यकाल भी 1 वर्ष होता है, कार्यकाल 1 वर्ष होता है। और जो विभागीय समितियां होती हैं, उनका कार्य क्या होता है, तो अपने अपने विभाग के विधेयकों की जांच करना, अपने अपने विभागों से संबंधित जो विधेयक आते हैं उसकी जांच करती हैं ये विभागीय समितियां। इसके अलावा अपने अपने विभाग से संबंधित जो बजटीय अनुमान है उसके ऊपर चर्चा करना। और अपने अपने विभाग के जो प्रतिवेदन उसके ऊपर चर्चा करना, ये सारे काम होते हैं किसके, विभागीय समितियों की। प्राक्कलन समिति होती है, जैसे पूरे भारतवर्ष का बजट तैयार करती है, तो उसको 5 से 6 महीने लगते हैं। उसमें 30 सदस्य होते हैं सारे लोकसभा से, और इसमें विभागीय समितियां 24 होती हैं, जिनमें 31 सदस्य होते हैं। और ये भी अपने अपने विभाग की क्या करते हैं भाई, जांच करते हैं। तो ये केवल जांच करने में 20 से 25 दिन का समय लेते हैं। तो विभागीय समितियां सुचारू रूप से काम को आसान बनाने के लिए इनका गठन किया जाता है। और उसके बाद में जो थर्ड होती है, थोड़ी डिफिकल्ट है, 1-2 बार देखेंगे आराम से समझ में आ जाएगी। तीसरा जो है भाई संयुक्त संसदीय समिति, संयुक्त संसदीय समिति जिसको आप जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कह सकते हैं, जेपीसी के नाम से इसको जाना जाता है। तो संयुक्त संसदीय समिति, इसके बारे में ये एक स्थायी समिति नहीं है भाई, स्थायी समिति नहीं है, ये स्थायी समिति नहीं है। और ये ध्यान रखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति दोनों मिलकर जो संयुक्त संसदीय समिति होती है उसका गठन करते हैं, ये ध्यान रखेंगे, दोनों मिलकर। और इनका जो गठन किया जाता है वो क्यों किया जाता है, गठन क्यों किया जाता है, तो किसी विशेष मामलों की जांच हेतु, इनका क्या किया जाता है भाई, गठन किया जाता है। कभी कभी ही इनका गठन होता है, किसी विशेष मामलों की जांच करने के लिए गठन किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई घोटाला हो जाता है, कोई गबन होता है या कोई भी भ्रष्टाचार वगैरह होता है, तो ये विशेष मामले हैं, इनकी जांच हेतु इस प्रकार की जो जेपीसी होती है, संयुक्त संसदीय समिति, उसका गठन किया जाता है। कोई स्थायी समिति नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष और
सभापति मिलकर इसका क्या करते हैं भाई, गठन करते हैं। और जेपीसी के द्वारा, संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा किसी व्यक्ति को समन भी जारी किया जा सकता है, लीगल नोटिस समन जारी किया जा सकता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और इसमें सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है, सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है, निर्धारित नहीं है, सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है। लेकिन इतना तय है कि जो भी सदस्य संख्या निर्धारित की जाती है, जो भी सदस्य संख्या निर्धारित की जाती है, उसका 2 भाग तो लोकसभा से, 2 भाग लोकसभा से और 1 भाग राज्यसभा से, राज्यसभा से लिया जाता है। तो कह सकते हैं सदस्य संख्या का जो अनुपात है वो 2:1 रखा जाता है, 2 भाग लोकसभा 1 भाग राज्यसभा, यानी 2 सदस्य लोकसभा 1 सदस्य राज्यसभा से आएंगे। सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है, लेकिन जो भी सदस्य संख्या निर्धारित की जाएगी उसका 2 भाग लोकसभा से आएगा और 1 भाग राज्यसभा से आएंगे। वर्तमान तक 5 जेपीसी का गठन किया जा चुका है। वर्तमान तक कितनी? 5 जेपीसी गठित की जा चुकी है, ये ध्यान में रखेंगे। कौन कौन सी जेपीसी अभी तक गठित की गई हैं, तो पहले हम यही देख लेते हैं। नंबर 1 पर है भाई, पहली बार भारत में जो जेपीसी का गठन किया गया, बोफोर्स तोप खरीद घोटाले की जांच हेतु, घोटाले की जांच हेतु किसका गठन किया गया था? जेपीसी का गठन किया गया था। कब? 1987 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे अध्यक्ष बी शंकरानंद, बी शंकरानंद। तो पहली बार भारत में जो जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया, बोफोर्स तोप खरीद घोटाले की जांच हेतु किया गया था 1987 में। और इस जेपीसी के अध्यक्ष कौन थे भाई? बी शंकरानंद। उसके बाद में नंबर 2 पर बैंकिंग घोटाला, बैंकिंग लेन देन अनियमितता, अनियमितता, इसकी जांच हेतु जेपीसी गठित की गई थी। हर्षद मेहता शेयर घोटाला था ये, इसकी जांच हेतु जो जेपीसी गठित की गई थी वो 1992-93 में। और इसके अध्यक्ष थे कौन भाई? रामनिवास मिर्धा, राजस्थान से थे, नागौर से रामनिवास मिर्धा। तो स्टॉक बैंकिंग लेन देन अनियमितता जांच हेतु जो जेपीसी गठित की गई थी, हर्षद मेहता शेयर घोटाले से संबंधित थी, ये रामनिवास मिर्धा इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद में 3rd जो बनेगी वो स्टॉक मार्केट की जांच हेतु, ये था भाई केतन पारिक घोटाला। तो स्टॉक मार्केट इसकी जांच हेतु जेपीसी का गठन किया गया था कब? 2001 में। और इसके अध्यक्ष थे प्रकाश मणि त्रिपाठी इसके अध्यक्ष थे। नंबर 4 पर जो जेपीसी का गठन किया जाएगा वो किया जाएगा भाई 2003 में। कब किया जाएगा? 2003 में। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स व अन्य पेय पदार्थों में कीटनाशक
जांच हेतु क्या की गई थी, जेपीसी का गठन किया गया था। कब? 2003 में। और इसके अध्यक्ष थे शरद पवार। शरद पवार इसके क्या थे भाई? अध्यक्ष थे। और अंत में जो भारत में जेपीसी का गठन किया गया था वो 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच हेतु, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच हेतु जेपीसी का गठन किया गया था 2011-12 में। जब प्रधानमंत्री पढ़ा रहे थे तब ये भाई 2010 हो गया था, वहाँ पर ठीक कर लेंगे आप इसको। 2011-12 में इसका गठन किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे पीसी चाको। कौन थे अध्यक्ष? पीसी चाको। इस प्रकार से 5 संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। भारत में अभी तक 5 बार हुआ है, 5 आपके सामने हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अन्य समितियां भी होती हैं भाई, अस्थायी समितियां होती हैं, तदर्थ समितियां, अनिश्चित होता है उनका कार्यकाल। जैसे प्रवर समिति, किसी विधेयक की गहन जांच करने के लिए जो समिति का गठन किया जाता है वो प्रवर समिति होती है। उसमें 30 सदस्य होते हैं। किसी विधेयक को गहनता से परीक्षण जांच करने के उद्देश्य से प्रवर समिति बनाई जाती है। एक होती है संयुक्त प्रवर समिति, तो उसमें 45 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से होते हैं। संसद के दोनों सदनों के द्वारा अगर किसी विधेयक का परीक्षण किया जाता है तो इसके लिए किसका? संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी दोस्तों। संसदीय प्रक्रिया हम पढ़ रहे थे, उससे संबंधित कुछ प्रमुख बातें थी। विभागीय जो संसदीय समितियां थी उसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो फिलहाल के लिए हम अपने विषय को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। संसदीय प्रक्रिया से जुड़ी हुई जो बातें हैं उसको हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।